ये मैं हर बार दिखाती हूँ इस पिक्चर को, और इस पिक्चर को दिखाने का मतलब सिंपल इतना है, जैसे मैंने अभी ये प्रैक्टिस आपको कराई है, अरोमा ऑफ ए फ्लावर, इनहेलिंग एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये मैं इसलिए लिखा है कि एक बार आप जब फिर से देखेंगे तो आपको एक याद आएगी कि मेरे चारों तरफ जो आपने जैसे इनहेल किया तो आपका ही थॉट प्रोसेस, आपकी फीलिंग, आपके इमोशंस अंदर जाएंगे सबसे पहले। और उसके बाद जब वो चक्र ऐसे चलेगा, तब आपको पता लगेगा कि मेरे चक्रास आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन ये प्रैक्टिकल है। आप जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आपस में इकट्ठे चलते हैं। तो जैसे-जैसे आप करेंगे, आपको अपने आप समझ आएगा। आपने डीप इनहेल किया, आपकी नेवल एरिया एक्सपैंड हो गया, और उसके बाद आपने जैसे ही साँस को छोड़ा, आपका नेवल एरिया अंदर चला गया। तो अब हम और आगे चलते हैं, 1-2 और। एक ये अभी जो रिसेंटली जो हमारी रिसर्चेज़ हुए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट पिक्चर है, जिसमें आप देख रहे हैं कि अगर आप एक इंक्रीज़्ड जो रेड एरिया है एक ब्रेन में दिखाई दे रहा है, इंक्रीज़्ड एक्टिविटी इन अमिग्डाला। आप देख रहे हैं कि फ्लाइट है, फाइट है, फ्रीज़ है, जो पिछले एपिसोड में भी, उससे पिछले एपिसोड में भी मैं बता चुकी हूँ, कि जब आप किसी के प्रति फ्रीज़ हो जाते हैं, यार मेरे को नहीं बात करनी, छोड़ो उससे। तो ठीक है, आपका एक पर्टिकुलर पार्ट है जो नेक्स्ट लाइफ में शायद ओपन होना हो। तो ये फ्रीज़िंग है। एक है फ्लाइट है, फाइट है, ये हम अच्छी तरीके से समझते हैं। जब किसी के साथ बात हो गई, झगड़ा हो गया तो भाग जाओगे या लड़ाई कर लोगे। और उसके साथ एक फीडिंग भी वर्ड होता है। फीडिंग होता है कि आप किसी को पैम्पर करते रहते हो, कि अरे ऐसा कर लो, अरे ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। तो ये पैम्परिंग भी अच्छी चीज़ नहीं है। एक वर्ड और भी है, एफकिंग है, कि आप पॉसेसिव होते हो किसी के प्रति। जैसे मान लो कि अगर मैं अपने ऑफिस में काम करती हूँ, तो मैं पॉसेसिव होना चाहती हूँ कि मेरे बगैर तूने ऐसा किया कैसे? तो ये पॉसेसिवनेस भी आपकी जो एमिग्डाला की एक्टिविटी है, वो इंक्रीज़ हो जाए। अब ये साइंस है, इसको कोई बदल नहीं सकता। इसको कोई नहीं बदलेगा, क्योंकि साइंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो लोअर ब्रेन है, जो मिड ब्रेन में एमिग्डाला है, अगर उसकी एक्टिविटी इंक्रीज्ड है, तो आप देखो नीचे का जो रिदम है हार्ट के साथ, तो हार्ट कोहेरेंस नहीं हो पाता। वो रेड कलर की जो नीचे की, जहाँ पे मैं कर्सर दिखा रही हूँ, आप ये देखिए कि ये किस तरीके से रैंडमली कितना रफ अपना ग्राफ बना रहा है। और फ्रीज़ क्या है कि बिल्कुल ही मुँह बंद कर लेना किसी से, इतना नाराज़ होना अपने फैमिली मेंबर से, किसी से भी, कि इतना मुँह बना लेना कि बात ही मत करना, तो हार्ट श्रिंक होने लगता है। बिल्कुल वो कोहेरेंस से दूर चला जाएगा। और इस तरफ अगर आप देखते हैं कि डिक्रीज्ड एक्टिविटी इन एमिग्डाला, तो आप देखो कि इंक्रीज्ड एक्टिविटी इन कॉर्टेक्स। तो जो ये कॉर्टेक्स वाला हमारा एरिया है, नियो कॉर्टेक्स, इसमें आपकी एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। जैसे ही आपने इनहेल किया, हमने फर्स्ट 2-3 एपिसोड में आपको ये बताया कि जैसे ही आप इनहेल करेंगे, आपकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपका एक्सपेंशन ऑफ दैट ब्रेन एंड हार्ट वो ऑटोमेटिकली रिदम में आ जाएगा, एक्सपेंशन होने लगेगा। अब ये तो साइंस है, लेकिन अब इसकी तो प्रैक्टिस आपको अपने घर में करनी है, प्रैक्टिस आपको बाजार में करनी है, प्रैक्टिस आपको अपनी सोसाइटी में करनी है। ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के बगैर नहीं ये हो सकता। तो आपको हर पल ये जरूर अवेयरनेस में हो कि अब मेरा तो भाई ये कॉर्टेक्स है, यही हायर ब्रेन है जो हमने बताया था कि एनिमल में ये नहीं होता। इवन देन दे आर सो लविंग, ये डेवलप नहीं होता। इंक्रीज्ड एक्टिविटी इन कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स उनका डेवलप नहीं होता। क्यों? और उसके इवन देन कि वो इतना प्यार करते हैं, इवन देन उनके पास कितना प्यार है, क्योंकि उनकी जो फिजिकल बॉडी है उसके साथ वाइटल बॉडी बहुत अच्छी डेवलप होती है। ओके। तो उनका वैसे लोअर माइंड होता है एनिमल्स का, लेकिन हमारे पास तो हायर ब्रेन है। तो इसीलिए आप ये पिक्चर अपने फोन में चाहे डाल के रख लें। ये आपकी जो पिक्चर है, ये आपको थोड़ा सा एक्सपेंशन देगी। यार मेरी एक्टिविटी इस एमिग्डाला में नहीं होना चाहिए, और इधर होना चाहिए, मेरी नियोकॉर्टेक्स में होना चाहिए। एक चीज और बड़ी खास है कि जैसे आप बता रहे थे ना उस दिन नीता मैम,
ये जो ग्रेग ब्रेडन है, उन्होंने एक दिन एक रिसर्च बताई कि ना जो ये हमारी जो वेव्स होती हैं, जैसे डेल्टा वेव है, गामा वेव है, बीटा वेव है ना। तो पहले बीटा होती है वो बहुत फास्ट होती है, फिर अल्फा होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, उसके बाद फिर डेल्टा होती है वो और स्लो हो जाती है। तो एक गामा वेव्स होती है जो आपके दोनों, जहाँ पे ये रेड एरिया है और ग्रीन एरिया, दोनों का कोहेरेंस होता है। ये भी बहुत कमाल की बात है। तो ये कोहेरेंस जब है, जब व्हेन यू आर न्यूट्रल। तो मॉन्क्स के ऊपर ये रिसर्च हुई कि मॉन्क्स हमेशा एक न्यूट्रल पॉइंट पे ही होते हैं। तो इसीलिए उनका जो ब्रेन के फंक्शंस हैं, चाहे वो मिड ब्रेन के हो, हायर ब्रेन के हो, दे दीज फंक्शंस आर वन। तो ये हमें एक प्रैक्टिस करनी है। आप इसको नीचे वाली स्लाइड को आप आराम से जब पढ़ेंगे, तब आपको पता लगेगा कि जब हम इमोशनल होते हैं तब कैसा हमारा ब्रेन और हार्ट काम करता है, और जब हम एक बैलेंस्ड वे में काम करते हैं। ये प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं है। और हर पल आपके पास एक टेस्ट आने वाला है, तो इस टेस्ट में पास होना है तो हमें ये चीजें समझनी है। ओके। तो ये भी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी एक एपरेटस होता है, और ये एपरेटस मेरे पास है, और इसका सॉफ्टवेयर अभी वो दूसरा लैपटॉप था। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्लचेस लगाते हैं और वो एक, जैसे हम नाड़ी देखते हैं ऐसे ही हार्ट रेट वेरिएबिलिटी दिखाता है। अब अगर हम खुद भी नोटिस कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो ये हमारा जो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इंस्ट्रूमेंट है, जो सॉफ्टवेयर है, ये क्या दिखाता है कि जैसे ही मेरा हार्ट रेट वेरिएबिलिटी आई, मेरे चक्रास की भी इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो मेरा एक चक्रा इधर चला जाएगा, एक चक्रा इधर चला जाएगा। और आप देखो कि अगर है तो वो अलाइनमेंट में, लेकिन जैसे ही अलाइनमेंट हिली तो ऐसे हो जाएंगे। तो ऐसे जैसे ही होगा तो आप देखो एनर्जी पैटर्न कैसा हो गया। तो आपके एक ऑर्गन को अगर ये राइट में है तो आपके लिवर को इफेक्ट करेगा, अगर इधर है तो आपकी हो सकता है किडनी को इफेक्ट करे। तो ये हार्ट रेट वेरिएबिलिटी हमने काफी सारे बच्चों के ऊपर और काफी सारे पेशेंट के ऊपर करके देखी, और देखने के बाद ये पता लगा कि इवन की डी एडिक्शन सेंटर में भी मैं गई, और वहां पे हमने ये हार्ट रेट वेरिएबिलिटी देखी। तो वहां पे एक पर्सन को देखा मैंने, बहुत यंग था वो, और यहीं पे करनाल सिविल हॉस्पिटल में। तो वो एडिक्टेड था कुछ मेडिसिन से। तो जैसे ही हम उसको ना बता रहे थे, अभी काउंसलिंग कर रहे थे, तो काउंसलिंग करते करते उसने खिड़की से देखा कि उसकी माँ आ रही है। तो जैसे ही उसकी माँ को उसने देखा, तो उसको उसने उठ के एकदम से और दरवाजा बंद कर दिया कि मेरे को माँ से ना रोटी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमने प्यार से पूछा कि भाई तेरे को क्या चाहिए, उसने कहा कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी माँ की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। रीजन क्या है कि हम आपस में एक दूसरे से जब रिलेशन में इतने दूर हो गए हैं, इतने दूर हो गए हैं कि वो अपनी माँ की शक्ल इसलिए नहीं देखना चाहता क्योंकि माँ और जो उसकी फैमिली वाले हैं, वो जब एडिक्शन था तो धक्के से उसको डी एडिक्शन सेंटर में छोड़ गए। डी एडिक्शन सेंटर इलाज नहीं है। मैंने 2 साल जींद में थे हम लोग, तो मैंने काम किया, डीपली काम किया। तो मिसिंग ऑफ लव, मिसिंग, या रिलेशनशिप अच्छा ना होना, ये बहुत बड़ा एक मैटर है। और इनमें हम लोग ही जो सीख रहे हैं वो ही मदद कर सकते हैं। एक आम अ, जो लोग हैं वो मदद नहीं कर सकते। इसीलिए मेडिटेशन, या पत्री जी हमेशा ये कहते थे कि तुम एक साधारण इंसान से एक योगी बनो। एक योगी जो है वो समझ सकता है इन बातों को, एक एक मेडिटेटर इस बात को समझ सकता है, एक स्वाध्याय करने वाला इस बात को समझ सकता है। और ये हमें इम्प्रूव करना है अपने आप। ओके। चलो अब हम ये भी एक पिक्चर है, ये जो मैंने अभी गामा वाला बात बताया कि जो थैलेमस है, आप देख रहे हैं ये एरिया जहाँ पे कर्सर है, तो ये थैलेमस का एरिया होता है। ये सिंक्रोनिसिटी सिखाता है विद द कॉर्टिकल। इसी को पिरामिडल ट्रैक्ट बोला है। जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैं गई, बॉस्निया में गई, और वहां पे मैंने लेक्चर सुना उनका,
जो डॉक्टर थे जो पिरामिड से रिलेटेड थे, डॉक्टर ओस्माना गिच, आई थिंक वो थे। तो मेरे को ये लगा कि जो पिरामिड्स होते हैं वो हमारे ब्रेन में भी पिरामिडल ट्रैक्ट है। तो ये पिरामिडल ट्रैक्ट है, आप देखिए ऊपर जो कॉर्टेक्स लिखा है थिंकिंग ब्रेन है, और जो थैलेमस है वो सिंक्रोनिसिटी करता है विद द कॉर्टिकल एक्टिविटीज। तो आप देख रहे हैं एक पिरामिड शेप, आपको एक ऐसे पिरामिड शेप दिखाई देगा इस तरीके से कि नीचे से जो है सारी इंफॉर्मेशन ऊपर की तरफ ऐसे जाएगी। तो ये एमिगडाला और थैलेमस और कॉर्टेक्स और मेडुला आपस में मिल के एक सिंक्रोनिसिटी डेवलप करते हैं। तो दोनों तरफ देखिए कि इनकोहेरेंस है तो किस तरीके से रेड कलर की आप ब्रेन के फंक्शन इनहिबिट होते हैं, और अगर कोहेरेंस है, कोहेरेंस का मतलब आप ये समझिए कि अगर कोई आपके घर में आता है, खाना अच्छा नहीं बनता है, आपको कोहेरेंस सीखना पड़ेगा। और कोई इलाज नहीं है हमारे पास गॉड बनने के लिए, भगवान बनने के लिए, या हमें संपूर्णता सीखने के लिए आपको कोहेरेंस जानना ही पड़ेगा। ये साइंटिफिक जो रिसर्चेज हुई हैं, जो रिसर्च पेपर्स हुए हैं, ये रिसर्च पेपर से ही लिया है। रिसर्चेज ने ये बता दिया कि आपको प्यार तो सीखना ही पड़ेगा, कोई इसके अलावा इलाज नहीं है। तो बस इतनी सी बात है कि हमें सीखना है बस, और वो आपको डेली रूटीन में सीखना है। ओके, तो ये भी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी का है, और बहुत लेंथी है ये, कि आपका जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है, जो हमने 4th या 5th एपिसोड में था कि आपका एक सूर्य नाड़ी चलती है, एक चंद्रमा नाड़ी, ये आपस में बैलेंस करने से सुषुम्ना आती है। तो इसको भी आप प्लीज नेक्स्ट जब एपिसोड होगा तो आप प्लीज इसको पढ़िए कि जो ये रोलिन मैकक्रेटी हैं, इनसे मैं मिली थी जब मैं कैलिफोर्निया गई और हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट में गई। तो इन्होंने अब इतनी ब्यूटीफुली रिसर्च की है कि आपका दिल जब खुला होता है तो आपकी जो वाइब्रेशन है, हार्ट बीट टू बीट, आप देख रहे हैं इसमें 3 बीट दिखाई दे रही है। हमारी हर एक बीट वेरी करती है। आप देखिए कि इसमें आप फर्स्ट जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, फिर सेकंड, और उसके बीच का देखिए आप कि जो ग्राफ बन रहा है वो बीट टू बीट वेरी करता है। इसी को हम हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बोलते हैं। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी का मतलब है कि अब आप देखो कि अगर आपकी एस्ट्रली, अगर आपका फिर वही ब्रीदिंग जो पैटर्न है, तो वो आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी आपका डिसाइड करता है, और वो स्केच में आ जाता है। वो ये हार्ट रेट वेरिएबिलिटी एक सॉफ्टवेयर है, इसमें सारी आपकी वाइब्रेशंस नोटिस हो जाती हैं। वो 3 मिनट का टाइम लेता है आपके हाथ पे, यहाँ पे 3 मिनट लगाना होता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और आपकी सारी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को निकाल लेता है। बहुत सिंपल सा एक इंस्ट्रूमेंट है। अब हमने देखा कि पेशेंट के अंदर कि वो अगर कॉन्टिन्यूसली उसकी वेरिएबिलिटी अगर वो फ्लक्चुएटिंग है, बैलेंसिंग नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हमें ये पता लगता है कि कितना वो पुराना पेशेंट है, कितनी उसकी क्रॉनिसिटी बढ़ रही है। तो वंडरफुल आज के सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिससे हम ये देख सकते हैं कि हमारे अंदर किस तरह के बदलाव आते हैं। लेकिन अब बदलाव तो चलो हमने देख लिया, लेकिन प्रैक्टिस कौन करेगा? प्रैक्टिस तो हमें ही करनी है, हमें ये सीखना तो हमें ही है। तो हमने पेशेंट को करा के देखा और बदलाव भी देखे। कुछ स्टूडेंट थे हमारे आयुर्वेदा की जो प्रैक्टिस कर रहे थे, वहीं पे उन स्टूडेंट्स का हमने हार्ट रेट वेरिएबिलिटी लिया। उसके बाद हमने उनको जोर जोर से चेंट करवाया, और चेंट करवा के हमने देखा कि क्या इसके बाद हार्ट रेट वेरिएबिलिटी फ्लक्चुएटिंग आती है, बैलेंसिंग आती है। तो उसके साथ हमने एक साइकोलॉजिकल उनका टेस्ट भी लिया चुपचाप, कि भाई देखते हैं कि वो क्या आंसर देते हैं। तो हमने देखा कि जो कुछ बच्चे हैं जो यंग एज में उनका सिंपैथेटिक सिस्टम बहुत हाई था, बहुत हार्ट में फ्लक्चुएटिंग उनके ग्राफ मिले। तो इससे हम जान तो सकते हैं, लेकिन इसके साथ हमारी प्रैक्टिसेस भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और आगे चलते हैं। ये आज ही मैंने पिक्चर ली है आप लोगों को बताने के लिए, बहुत फास्ट मैंने काम किया है। ये आप पहली पिक्चर देख रहे होंगे।
ये कितनी अच्छी प्रैक्टिस है जो मैं जो आगे केस स्टडी बताऊंगी, 2-3 केस स्टडीज हैं पर आज मैंने एक ही लिया है। आप जैसे जैसे अब मैं आपको बताती हूँ कि शायद मैं इसको या तो बंद करूं या मैं पहले एक बार इसको 1 मिनट के लिए बताती हूँ, फिर मैं बंद करूँ। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और नीचे की 4-5 पिक्चर्स बस देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ओके, ये खड़े होके किया है क्योंकि बारिश आ रही थी और ये हमें बैठ के करना है, ठीक है। और सेम इसी तरीके से यहाँ पर है कि ये जो प्रैक्टिस है ये हाथों को ऐसे क्रॉस करना है, ऐसे करके ऐसे। ओके, तो ये संगीता प्रैक्टिस जी बंद कर दें क्लिप को। मैं, हाँ मैं बंद करती हूँ इसको। यस। ओके, तो हमें जब ये प्रैक्टिस करनी है अनाहत चक्र की या हार्ट चक्र प्रैक्टिस करनी है, तो हमें करना क्या है? आपको ऐसे ही हाथ नहीं हिलाना है, जैसे हमने सांस को भरा हमारा हाथ ऊपर की तरफ जाएगा। जब आप अपने हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, तो आपके हाथ जब ऊपर जाएंगे तो सांस को भरना है। ये एक रूल है। जब आप कोई भी आसन करते हैं तो आपकी बॉडी से जब आपके जो अंग है वो दूर होने लगे तो आपको सांस भरना होता है, ये रूल है। तो जैसे ही आप हाथ को ऊपर लेके जाएंगे तो सांस को भरेंगे और होल्ड करेंगे। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, जैसे भी आपकी कैपेसिटी है वैसे आपको होल्ड करना। ओके, तो सांस को ऊपर ऐसे लिया, होल्ड कर लिया और फिर सांस छोड़ते हुए ये हो गया। अब इसमें जब अगर आप आंख बंद करके करेंगे तो आपको जैसे ही आंखें बंद हो आपका एक प्रैक्टिस होना चाहिए कि आपका फोकस आपके नेवल के ऊपर होना चाहिए। नेवल के ऊपर क्यों होना चाहिए? क्योंकि नेवल के ऊपर जब आपका फोकस होगा तो जैसे आप सांस भरेंगे तो आपका पेट आगे की तरफ फूलेगा। जैसे ही वो फूलेगा आपका नेवल के ऊपर ध्यान है, और जब आप सांस को छोड़ेंगे तो भी नेवल के ऊपर ध्यान होगा क्योंकि नेवल अंदर जाएगा, ना भी अंदर जाएगी ना भी बाहर आएगी। अब आप खुद प्रैक्टिस करके देखिए एक बार। तो आप जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अब क्यों क्यों ये अनाहत चक्र एक्सरसाइज है, इसे आप देखो जब सांस को भरेंगे और आपकी ये जो हाथ ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपका हार्ट एक्सपैंड होगा। लेकिन ये एक्सरसाइज जल्दी नहीं करनी, बहुत स्लो करनी है। कोई भी आपको प्रैक्टिस, आपका आसन का मतलब होता है टू रीच एट द पॉइंट वेयर देयर इज ए पॉज, आपको होल्ड करना। आसन का मतलब है कि आपने ऐसे किया, आराम से किया, हाथ ऐसे किया और होल्ड कर लिया। होल्ड करके आपका ध्यान आपकी नाभि की तरफ, और छोड़ते छोड़ते आपको अपनी नाभि से पता लगेगा कि मैं सांस छोड़ते छोड़ते मेरी नाभि अंदर चली गई, और ये दोनों हाथ अपनी नाभि के ऊपर आप यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं। ओके, तो आपको ये इससे क्या होगा कि आपका जो फोकस है आपका सांस के ऊपर है। लेकिन सांस के बगैर ये एक्सरसाइज नहीं हो सकती। आप सांस कहीं ले रहे हैं, हाथ ऊपर कर रहे हैं, और सांस सांस छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं, आपको अपनी सांस के साथ ही ये एक्सरसाइज करनी है। ओके, एक तो ये एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज इतनी वंडरफुल है कि आपका जो हार्ट के ऊपर जो कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, VLDL है, ये जो हार्ट के हमारे जो टेस्ट होते हैं, ये ऑटोमेटिकली अगर आप 3 मंथ्स कॉन्टिन्यूसली करते हैं इसको 10 मिनट, 12 मिनट, तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल और ये कुछ भी नहीं रहेगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा।
अगर आप रेगुलर करते हैं तब, अदरवाइज नहीं। ऐसा नहीं कि अगर हमने बोला और आपने किया नहीं तो फॉल्ट जो है वो आपके ऊपर आएगा, क्योंकि आपने उसको रेगुलर और बहुत स्लो कर। ओके। एक एक्सरसाइज है कि आप हाथों को सामने रखेंगे और सामने करके इसको ऐसे क्रॉस करेंगे जितना हो सकता है, क्रॉस करेंगे ऐसे, फिर सामने आ गया, फिर एक बार फिर सामने आ गया, फिर ऐसे। तो ये अब ऐसे फ्लो में चला, और साथ के साथ सांस। थोड़ी देर में आपका थोड़ा सा और तेज भी कर सकते हैं इसको। ये है ब्रेन और हार्ट कोहेरेंस एक्सरसाइज। जब आप क्रॉस करते हैं तो आपका ये जो ब्रेन के जो दो हेमिस्फीयर हैं, ये आपस में, ब्रेन का जो फंक्शन है, जो लॉजिकल और जो क्रिएटिव फंक्शन है, ये एक्टिवेट होता है, ये बैलेंस होता है। क्यों, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं और हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम ज़्यादा चलता है, तो हमारी कोहेरेंस में जो इम्बैलेंस होता है उसको ठीक करने के लिए ये एक्सरसाइज है। साथ के साथ आप सांस चलाते रहो, बहुत प्यार से करते रहें इसको, बहुत इजी एक्सरसाइज है। और उसके बाद फिर आप ऐसे हाथ ऊपर कर सकते हैं और आंखें बंद करके, और बिल्कुल ऐसे जैसे ऊपर गॉड एक पिक्चर है, आज मैंने लगाया नहीं वो पिक्चर आपके पास, लेकिन आप सोच सकते हैं कि मैं अपना हार्ट ओपन कर रहा हूँ। तो अब इससे क्या होगा, आपको ना यहाँ पे टिंगलिंग की सेंसेशन होगी। आप थोड़ी देर करके देखो, 1 मिनट के लिए करो आप साथ के साथ प्रैक्टिस, आपको टिंगलिंग सेंसेशन होगी। जो ये रेकी है ना, रेकी, ये रेकी की प्रैक्टिस भी है इसको, मतलब। तो आप ऊपर करेंगे तो ये टिंगलिंग टिंगलिंग होगी यहाँ पे। तो आपकी यहाँ से और इसके ऊपर का जो एरिया है, जो आपका एस्ट्रल बॉडी है, ये एस्ट्रल बॉडी है, फिर आपका मेंटल बॉडी है ना, मेंटल बॉडी के ऊपर आपका ब्लिस बॉडी है, सुप्रा मेंटल बॉडी है। ये सारी बॉडीज आपकी कनेक्ट हो जाएंगी आपकी ऑटोमेटिकली। आप करके देखो, आपको ऑटोमेटिकली ये जो फ्लो है आपको फील होगा। तो इसी को रेकी बोलते हैं, कि अगर आपके पास एनर्जी लेना है तो रेकी का मतलब, हम जो अ, एक डिफरेंट तरीके से जो अंडरस्टैंडिंग मेरी बनी रेकी में, वो ये बनी कि अगर आपके चारों तरफ कॉन्शियसनेस है तो आप वहां से उस एनर्जी को खुद कैसे ले ले सकते हो। तो ये साइंटिफिकली भी हम देखते हैं कि जो हमारी एक्सट्रीमिटीज हैं, जो पैरों की उंगलियां हैं, हाथों की उंगलियां हैं, वो जल्दी ग्रेस्प करती हैं। जैसे पत्ते होते हैं ना, स्टोमेटाज होते हैं, वो सन रेज को लेते हैं। इसी तरीके से हमारे हाथों का, हाथों के नाखूनों से और हाथों की ये जो ब्लैकनिंग पार्ट है, इससे हम पहचान सकते हैं कि हमारे लंग्स के, अगर ये ज्यादा ब्लैक हैं तो समझ लो हमारे लंग्स काम नहीं कर रहे ना। तो ये जो चीजें हैं, और नेल्स क्या है, ब्लू हो जाएंगे अगर लंग्स काम नहीं करेंगे, तो ब्लूइश आ जाएगा। मतलब नॉर्मल मोटी मोटी चीजें हैं ये देखने वाली। तो आपको ऐसे करके बस ऊपर हाथ करके रखना है, आंख बंद करके, और बिल्कुल अपना हार्ट खोल के, और आप ये कह सकते हैं कि मैं आपको अपने उस नी के दायरे में सबको शामिल कर, बस ये कमांड दे सकते हैं। जो भी आपको कमांड आए वो भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। जो आपको अंदर से फीलिंग आती है आप उसको नोटिस करिए। अब ऐसे करते करते आपको देखो कि कैसे आपको एक फीलिंग आती है, और कितना आपको अच्छा लगेगा कि यार मैं तो पूरे जहान को अपने पास समेट रहा हूँ। तो ये टिंगलिंग सेंसेशन फर्स्ट 2-3 डेज होगी, और उसके बाद फिर आपकी बॉडी में यहाँ तक, ये हार्ट तक सेंसेशन जाएगी। ऐसे करेंगे आपकी हार्ट तक सेंसेशन जाएगी। ओके। और इसी के साथ जब हम ऐसा करते हैं तो हम एक ऐसे दायरा बनाते हैं, ऐसे ऐसे। ये भी एक्सरसाइज इसी के साथ ही जुड़ी हुई है, कि हम ऐसे करके और इस राउंड को करते रहें, ऐसे करके राउंड को करते रहें। तो ये ब्रेस्ट का एरिया भी कवर करता है, कि कभी कभी क्या होता है कि हम अपने उस ममत्व को या सेल्फ लव को हम भूल जाते हैं।
तो हमारी जो ये ब्रेस्ट वाला एरिया है या ये शोल्डर वाला एरिया है, ये हैवी होने लगता है। तो इसके लिए ये एक्सरसाइज है। अभी एक पेशेंट है, वो यही एक्सरसाइज कर रही है, क्योंकि देखा कि उसका ऑरा जो है बिल्कुल ब्लैक है। और उसको फिर ये कहा कि भाई आपके शोल्डर्स में, नेक में और इस चेस्ट एरिया में आपकी एनर्जी ब्लॉक्ड है, तो आपकी एक्सरसाइज, सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। ध्यान आपका आंखें बंद होने के बाद नाभि पे ही होगा, क्योंकि नाभि एक्सपैंड करेगी, नाभि ही अंदर जाएगी, एक्सपैंड करेगी, अंदर जाएगी। वंडरफुल प्रैक्टिसेस हैं ये, आपकी इतनी अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस है। 1 मिनट में आपको 12 से 15 सांस आते हैं। तो अगर आप 10 मिनट करते हो, तो आप देखो आपकी 120 सांस भी, 120 सांस क्या है आपकी जो हेल्थ को अगर अच्छा कर दे, तो 120 सांस बताओ क्या है। ये एक्सरसाइज आपको करनी है। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने प्रैक्टिकली यूज की हैं। मैं वही बात आपको कर रही हूँ जो मैंने प्रैक्टिकली मैं पेशेंट्स के साथ करती हूँ। अब एक पेशेंट का बस स्टोरी करके खत्म करें या अभी खत्म करें, वो इट इज योर चॉइस। मैं शेयर कर ही देती हूँ, क्योंकि आज एक केस स्टडी मैं हाँ, बताने वाली हूँ। तो नहीं नहीं, उसकी किया। कुछ बस 3 ही स्लाइड हैं, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। इससे आगे चलते हैं। ये एक्सरसाइज मैंने बता दी है आपको। तो ये एक पेपर मेरा पब्लिश हुआ, हीलिंग थ्रू इंटीग्रेटिव थेरेपेटिक्स। और शायद मैंने, नीता मैम, आपको शायद भेजा या नहीं भेजा, ये नहीं मुझे पता। तो ये केस स्टडी है पोस्ट कोविड-19 पेशेंट की। तो ये पेपर पब्लिश हुआ, आप देख सकते हैं। 2 मेरे स्टूडेंट हैं जूनियर जो मेरे साथ काम करते हैं। तो ये मेरे पास आया, तो आप देख रहे हैं जो सिम्टम्स हैं, हम फर्स्ट विजिट में इसके जो है ना, चेस्ट पेन और बर्निंग सेंसेशन थी। मीठा खाते ही इसको बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन बढ़ रही थी। और इसको कॉन्स्टिपेशन थी, पैरों में दर्द था। और जैसे नीचे बताया कि डेयरी और जो शुगर का है। अब है तो ये फिजिकली सारा, देखो सिम्टम्स हमने लिख दिया। अब लास्ट में निकला क्या कंक्लूजन, अब उसको मैं बताना चाहती हूँ। हमने उसमें लिखा, ये पूरा पेपर आप देख सकते हैं जाकर। तो क्या हुआ कि फर्स्ट में हमें ये नहीं समझ आया कि आखिर ये क्यों है, इसको यहाँ पे चेस्ट में पेन, इतना सीवियर चेस्ट, और सारे टेस्ट करा चुका था, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं उसके। थोड़ा सा उसका जो ट्राइग्लिसराइड है वो बढ़े हुए थे, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा था। लेकिन बाद में रिपोर्ट दिखेगी आपको। तो लेकिन ये बात नहीं समझ आई कि इसके हार्ट में आखिर ये चेस्ट में पेन क्यों हो रहा है इसके। और तो बाद में हमें थर्ड काउंसलिंग के जरिए पता लगा कि इसका और इसके बच्चे का जो संबंध है, उसमें कहीं गड़बड़ है। तो अब मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ, टंग की पिक्चर दिखाती हूँ। पहले आप देखिए, ये मेरे पास 22 का है, ये 2022 में 24/8 को मेरे पास आया था। तो टंग के ऊपर आप देखिए, आप टंग का एक पिक्चर फर्स्ट, जस्ट सिर्फ एक फर्स्ट फोटो देखिए बस, और कुछ नहीं, फोटो फर्स्ट देखिए। ठीक है, तो ये एक पिक्चर है, देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं डेलिकेट हार्ट, ये पिक्चर है टंग की। जो अगर यहाँ पे, तो ये जो दिखा रहा है कि इसका जो रिलेशनशिप है, हमने टंग की पिक्चर ली। टंग की पिक्चर लेने के बाद हमारी थोड़ा सा, क्योंकि बड़ा सीरियस टाइप का ये पेशेंट था, तो हमारी पूछने की भी, मैं अभिषेक को मैंने कहा कि अभिषेक एक बार तुम अलग से जाके काउंसलिंग करो, आखिर घर में मुद्दा क्या है। तो अभिषेक ने पूछा तो उसने नहीं बताया। फिर हमने थर्ड काउंसलिंग के जरिए हमें ये पता लगा कि इसका इसका बच्चा बाहर जाना चाहता था। तो बाहर जा, और ये एक ही बच्चा है, तो ये बाहर भेजना नहीं चाहते थे पूरी फैमिली। और इसके ऊपर इनका कुछ महीनों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। जब कोविड आया, कोविड के बाद इसको ये चेस्ट पेन शुरू हुआ। तो अब कॉन्फ्लिक्ट हमें धीरे धीरे पता लगना शुरू हुआ कि ये अपने बच्चे को बाहर नहीं भेजना चाहता, और बच्चा बाहर जाना चाहता है। तो इसने जब बताया, तो हमें ये बात समझ आ चुकी थी कि इसको जो चेस्ट पेन है, उसमें कोई हार्ट की कोई डिफॉर्मिटी नहीं है। सिर्फ ये अपने अंदर उस हार्ट को श्रिंक करके बैठा है कि भाई मुझे जो है
अब बात ही नहीं करनी मुझे अपने बच्चे से। अब मैं एक भी लफ्ज़ अपने बच्चे से सुनना नहीं चाहता और मेरे को यहीं रखना है, मुझे उसको बाहर नहीं भेजना। तो इस तरह की जब बात हुई तो उसको हम धीरे-धीरे अब हमें, क्योंकि एक तरीके से सत्व में था, पर्सन बहुत मैच्योर था, समझदार था। तो हमने इसको बताने की कोशिश की कि देखो बच्चे का अपना एक छोटी-सी दुनिया है। हवाई जहाज़ में बैठो चले जाएँगे, हवाई जहाज़ में बैठो आ जाएँगे। आपसे बच्चा दूर जा कहाँ रहा है? धीरे-धीरे काउंसलिंग की तो इसको ये बात समझ आने लगी कि मैंने कहा तुम एक ही जगह, अगर एक गाँव में ही तुम रहना चाहते हो, गाँव से बाहर नहीं निकलना चाहते, तो ठीक है तुम्हारी चॉइस है वो, लेकिन एक बार बच्चे को आप लेकर आओ। तो ये 4th 5th उसमें बच्चे को लेकर आया, बच्चे का और इनका हमने लगभग 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे ऐसे बहुत वर्क किया और साथ में इसको एक्सरसाइज़ बताई। ये वाली एक्सरसाइज़ बताई और एक फ्रेग्रेंस वाली एक्सरसाइज़ बताई। इसने कहा कि मैं कोई एक्सरसाइज़ नहीं करूँगा, मेरे को कोई और बताना है तो बता दो। तो कहता है मैं ये बोर हो जाता हूँ, मेरे को ना ये नहीं अच्छे लगते प्राणायाम। इसने ऐसे कहा। तो कुछ मेडिकेशन इसका चल रहा था चेस्ट से रिलेटेड, हमने इसको कुछ नहीं दिया। जस्ट इसके चेस्ट को क्लीन करने के लिए हमारे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम रसायन के तौर पे देते हैं, तो हमने उसको कुछ ऐसी औषधियाँ दी और साथ में उसको कहा कि आप अपने बच्चे के साथ उसके बच्चे की बात सुनो। अच्छी उसकी बातें सुनो, बच्चा जो भी कहे, लड़ना है लड़ो, लेकिन एक बार एक्सप्रेस करो आप दोनों। तो यही बात होने लगी धीरे-धीरे। अब आप देखो कि सेकंड उसमें जब ये 19-10 को आया तो इसकी टंग में वो हीलिंग हो चुकी थी उसके हार्ट के एरिया में, कि वो अपने बेटे से बात करने लगा था। तो बात करते-करते उसके बात करने से उसकी टंग पूरी तरीके से हील हो गई। आप नीचे जो 5th फ़ोटो देखेंगे तो पूरी हील हो चुकी थी। तो अ, क्या है इसका मतलब, क्या हुआ कि जब हम एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, उस मी के एरिया में उसको, अब वो अपने बच्चे को भी मी के एरिया में नहीं रख रखा था उसने। मी एंड नॉट मी का जो है डिस्टिंक्शन था दोनों में। अब उसका इम्यून सिस्टम इतना वीक था कि उसका जो चेस्ट पेन था, तो आप देखो अब दोबारा से अगर हम जाते हैं, तो उसका जो चेस्ट पेन है, वो धीरे-धीरे उसका कम होने लगा और 9th विज़िट तक 5-6 महीने शायद लगे इसको पेशेंट के साथ काउंसलिंग करने में और ये उसका चेस्ट पेन चला गया। जस्ट एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हुआ बच्चे के साथ एग्रीमेंट हो गया कि बेटा तू पढ़ के वापस आ जाएगा। हमने यहाँ तक वो एग्रीमेंट ले लिया उससे कि बच्चे को बाहर भेजो और आप हमारे पास रेगुलर आते रहो, बच्चे को दुनिया देखने दो। अब वही है कि जैसे अगर हम शायद खलील जिब्रान को नहीं पढ़ते, तो शायद हमें समझ नहीं आते कि बच्चे तो हमारे थ्रू आते हैं, उसको समझाया हमने। बच्चे हमारे थ्रू आते हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं वो। तो ये बुक्स का कमाल है देखो, तो उसको वो सतोगुणी था, अगर वो तमोगुणी होता तो शायद नहीं समझ आती उसको, लेकिन सतोगुण उसके अंदर ज़्यादा था, रजोगुण भी था। तो उसको ये बात समझ आई कि यस मुझे अपने बच्चे को एक्सप्लोर करने देना चाहिए। तो अब उसने बाद में ये बात भी रिवील की कि जो फ्रेंड सर्कल होता है, उसमें कहते हैं अरे बाहर चला जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बहुत सारी जो सोसाइटी है वो भी इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती है। ख़ैर एनीवे अब वो ठीक हो गया, लेकिन उसका मीठा जो है वो खा रहा था, धीरे-धीरे कम तो हो गया। लेकिन हम इस बात पे नहीं समझ पाए कि उसको मीठा खाने से जो है उसको लिटिल बिट जैसे अ, बेचैनी शुरू हो जाती है मीठा खाने से। हमने कहा कि भई तुम मीठा वैसे भी कम खाओ। हो सकता है कोई आपको एलर्जिक रिएक्शंस होते हों। तो इस तरीके से हमने इसको देखा तो आप अब तो हमने अब उसको अरोमा थेरेपी दी। अरोमा थेरेपी, अब ये अगर आप लाइन पढ़ें कि मॉर्फिक फील्ड्स आर द मैट्रिक्स बिहाइंड आवर हेल्थ। मॉर्फिक फील्ड्स क्या होते हैं कि मॉर्फिक फील्ड वही वाइटल बॉडी की बात आ गई कि आपके जो वाइटल बॉडी के अंदर जो मैट्रिक्स बनता है, जो ब्लूप्रिंट बनता है, अगर हम उसको इनहेलेशन से, फ्रेग्रेंस से, अगर हम उससे कुछ मैट्रिक्स को बदल देते हैं, उस ब्लूप्रिंट को बदल देते हैं या उन पैटर्न्स को चेंज कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी
फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिकली दिखने लगती है कि हाँ ये ठीक हो गई। तो इस तरीके से ये पेशेंट हमारा ठीक हो गया और अब ट्राइग्लिसराइड को ही फोकस हमने किया। ट्राइग्लिसराइड को क्यों फोकस किया, शायद हमने पिछली बार भी बात की थी कि जो थोड़ा स्टर्बन होते हैं, जिद्दी होते हैं, उनका थोड़ा रेज हो जाता है। तो जैसे जैसे ये धीरे धीरे यहाँ पे पहुंचा, उसके बाद ये 204 पे फिर पहुंच गया, उसके बाद ये 78 पे पहुंचा, उसके बाद 86। एंड हमें भी तसल्ली हुई कि भाई ये पेशेंट भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है, और बहुत अच्छा जो है इनका रिलेशनशिप डेवलप हो गया।